रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मैंने लास्ट टाइम करा था I इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव कर लिया था, I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी, ई एन ए वी डी। यहाँ पर जो E था, E का मतलब क्या था कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल A था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और VD था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये लास्ट टाइम हमने डिराइव करा। अच्छा, इसके बाद आपको यहीं से यहाँ करने, यहाँ तक आपने लास्ट टाइम कर लिया था, इसके आगे आप कंटिन्यू करेंगे कि एज वी नो दैट द करंट डेंसिटी, as we know that the as we know that the current density is given as, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक, तो एज वी नो दैट द करंट डेंसिटी इज गिवन एज J इज इक्वल टू, J इज इक्वल टू I अपॉन A, I upon A, it implies that J is equal to E N A V D अपॉन A से A कैंसिल आउट हो गया, तो J इज इक्वल टू ई एन और वी डी हो गया। ठीक है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया करंट डेंसिटी का। और मैं ये जानता हूँ कि जो करंट डेंसिटी होती है ना, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंटिंग है, तो ये भी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर है। तो Vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं, उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि J वेक्टर इज इक्वल टू ई एन और Vd वेक्टर, J वेक्टर इज इक्वल टू ई एन और Vd वेक्टर, ये हो गया। उसके बाद बस इतना करेंगे। अब ये करवाया गया है, ये जो आपको वैल्यू निकलवाई है J की वैल्यू, कुछ सोच समझकर किसी पर्पस की वजह से करवाया गया है। आप नेक्स्ट लिखेंगे इसमें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए मैं ओम्स लॉ डिराइव करना चाहता हूं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन मतलब डेरिवेशन ही होता है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। इसमें लिखेंगे when a potential difference capital V when a potential difference when a potential difference capital V is applied across a conductor, when a potential difference capital V is applied across a conductor, when a potential difference capital V is applied across a conductor of length L, comma, the drift velocity in terms of capital V, the drift velocity in terms of capital V is given by the drift velocity in terms of capital V is given by, ये मैं अभी अभी मैंने देखा था, इससे पहले हमने ये देखा था कि अगर मान लीजिए मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करने लगूं,
तो वीडी जो है, वीडी को हम लिखेंगे ई टाउ अपॉन कैपिटल एम, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन कैपिटल एम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूले में हमने ये देखा था, ये क्या था, ई टाउ अपॉन कैपिटल एम। तो टाउ हमने क्या लिया था, रिलैक्सेशन टाइम। ई क्या था, ये फोर्स थी हमारी, और अपॉन में ये मास था, ठीक है ना। तो ये हम डिराइव कर चुके हैं, ई टाउ अपॉन कैपिटल एम, वीडी की ये वैल्यू होती है। ये करने के बाद में, ये लिखने के बाद में फिर नोट करेंगे आप कि सिंस आई इज इक्वल टू, since I is equal to ENA VD, therefore I is equal to ENA। अब इस VD की जगह ये वाली वैल्यू डाल दीजिए, E टाउ अपॉन M, E टाउ अपॉन M, ये कर दिया। चलिए जी, और इसके अलावा भी मैं एक काम कर सकता हूं कि जैसे ये I इज इक्वल टू ई इंटू ई, ये हो जाएगा स्मॉल ई स्क्वायर, एन ए, ई इंटू ई हो गया ई स्क्वायर, ये एन हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, और ये टाउ हो गया, और अपॉन में एम हो गया। इस कैपिटल ई को अलग कर दिया, तो कैपिटल ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी अपॉन एल। तो मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू स्मॉल ई स्क्वायर एन ए टाउ वी अपॉन एल अपॉन एम, ये हो गया। अब ये आई की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, ये जो टर्म है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया आई इंटू एम एल, और v मल्टीप्लाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो ये i इधर आ जाएगा v के नीचे, इसको लिख दो v अपॉन आई, है ना। ये i तो इधर आ गया, और ये वाली टर्म ml के नीचे आ गई, तो ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। फिर हम बोलेंगे एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, at a fixed temperature at a fixed temperature the quantity is ml n e tau, the quantity is m comma l comma n comma e comma tau and a। ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं m l n e tau और a, all have constant values for a given conductor, all have constant values for a given conductor। इन सबकी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, ऑल हैव कांस्टेंट वैल्यूज फॉर अ गिवन कंडक्टर। देयरफॉर v अपॉन, देयरफॉर v अपॉन i इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल R, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। यही तो ओम्स लॉ है। तो आप लिखें दिस प्रूव्स ओम्स लॉ फॉर अ कंडक्टर, दिस प्रूव्स ओम्स लॉ फॉर अ कंडक्टर, ओम्स लॉ फॉर अ कंडक्टर, एंड हियर ये जो v अपॉन आई है ये क्या आ गया, यही तो r होता है। तो हियर r इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए is the
रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया बेटा ओम्स लॉ कैसे प्रूव यस करें? सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक काम और कर सकता हूँ इसमें, ये मिटा रहा हूँ इधर से। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई ml/ne² टाउ a। ये रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई। मैं ये वाला जो फॉर्मूला नया डिराइव हुआ है ना रेसिस्टेंस के लिए, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। देखिएगा किस तरह से हम ऐसा करेंगे कि R इज इक्वल टू सिंस R इज इक्वल टू ml/ne² टाउ a। अब क्या करो, इस a को इधर ले जाओ, आर ए, और ये जो एल यहाँ ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू क्या बचेगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, टाउ। और ये जो आर ए अपॉन एल है बेटा, यही तो रेसिस्टिविटी होता है। तो रेसिस्टिविटी एम इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ। मुझे लगता है सबको आ गया होगा समझ में, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, लिखेंगे रिलेशन। अरे ये मालूम है ना, आर ए अपॉन एल रो के बराबर होता है रेसिस्टिविटी। यस। यस सर। ठीक है, चलिए जी, ये अगर है हमारा, तो इसके बाद मैं आगे करता हूं। आगे नोट करेंगे रिलेशन बिटवीन जे वेक्टर, रिलेशन बिटवीन जे वेक्टर, जे क्या होता है करंट डेंसिटी, जे वेक्टर कॉमा सिग्मा एंड ई वेक्टर। ई वेक्टर मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगा ये देखना है। चलिए, हम ये कहते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन Q इज इक्वल टू माइनस ई। इलेक्ट्रॉन के केस में जो हमारा Q है, जो चार्ज है, वो माइनस ई के बराबर होता है। चलिए, एंड वीडी वेक्टर, ये जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वीडी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई ई टाउ अपॉन एम। अभी अभी देखा था ई ई टाउ अपॉन एम। ठीक, उसको वेक्टोरिकली अगर लिखेंगे तो माइनस ई ई टाउ अपॉन एम। यहाँ पर ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल आ गया, एरो आ गया। अब हम ये बोलेंगे जे वेक्टर इज इक्वल टू सिंस जे वेक्टर इज इक्वल टू एन क्यू वी डी वेक्टर, एन क्यू वी डी वेक्टर। एन क्यू वी डी वेक्टर ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? जो स्मॉल एन है ये होता है हमारा नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, और क्यू क्या होता है कि ये क्यू है, ये चार्ज की वैल्यू है कि कोई भी है, अगर मान लो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। तो मैं ये जानता हूँ कि क्यू की जगह तो मैं माइनस ही रखने वाला हूँ यहाँ पर। एन जो है वो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, या नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। तो यहां से तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और उसको अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा करंट डेंसिटी के बराबर आ जाता है। ठीक है, वो हमारा करंट डेंसिटी के बराबर आ जाता है। आप ये देखिएगा कि हमने अभी अभी
जो अभी अभी जो हमने करा है उसमें यही कुछ हम अभी प्रूव करके आए हैं, ई एन वी डी, वो मैंने अभी मिटा दिया। ई एन वी डी हमने यही करा था कि जे वेक्टर इज इक्वल टू ई एन वी डी वेक्टर, ये मैंने अभी अभी प्रूव करा था। ठीक है, जो हमने करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन देखा था, तो उसमें हमने ये टर्म प्रूव करी थी। यहाँ पर एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई हो गया चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वो माइनस ई होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो अब ये सारी वैल्यूज इसमें डालेंगे, जे वेक्टर इज इक्वल टू एन इंटू माइनस ई, एन मल्टीप्लाइड बाई क्यू की वैल्यू माइनस ई है तो एन इंटू माइनस ई मल्टीप्लाइड बाई वी डी वैक्टर की वैल्यू डालेंगे ये वाली माइनस ई वेक्टर टाउ अपॉन एम, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, जे वेक्टर इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई वेक्टर। चलो जी, ये क्या हो गया, आप ये देखो कि जो ये एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम है, मैंने अभी अभी ये भी प्रूव करा कि एम रो जो होता है रेसिस्टिविटी वो होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब क्या है कि ये रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो गया, और रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को ही हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा। ठीक, मैं ये मिटा रहा हूं इस तरफ से। और इसमें फिजिक्स में ना दो एक चीजें आपको याद रखनी है कि जैसे आप लोगों को, जैसे आप लोग जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ कि जैसे मैथ्स में हमें ये देखना होता है कि कहाँ पर आर का मतलब रियल नंबर है और कहाँ पर आर का मतलब रिलेशन है, ये हमको देखना होता है। खास वैसे ज़्यादातर तो एग्जाम में रियल नंबर को आर बोल देते हैं और रिलेशन को आर डैश बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा यूज नहीं करेंगे। क्या है कि मैं अभी एक टर्म आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि जे वेक्टर है, तो ये जे वेक्टर हो गया करंट डेंसिटी, और एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ तो रो होता है, तो ये इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/रो, और ये हो गया ई वेक्टर। ये जो 1/रो है बेटा, इसी को बोल देते हैं हम कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी होता है करंट को रोकने की उसकी कैपेसिटी, और जो कंडक्टिविटी होता है वो होता है करंट को फ्लो होने देने की उसकी कैपेसिटी, यानी कि उसका उल्टा कंडक्टिविटी। तो इसको मैं बोलूंगा जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, वेयर sigma is equal to 1/rho is the conductivity of a conductor। ठीक है, ध्यान रखने की क्या जरूरत है, ये जो सिग्मा है इसको मैं पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ के आया हूँ सिग्मा को, और वहां पर बार बार जो हम सिग्मा बोल रहे थे वो क्या था, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी। आपको याद होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्बडा बोल देते हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा बोल देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो बोल देते हैं। तो याद रखना कि रो जो है वो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी है और रो आपका रेसिस्टिविटी भी है, सिग्मा आपका कंडक्टिविटी भी है और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी है। तो ये दो तीन टर्म्स जो हैं ये एक जैसी हैं, इनको याद रखना, इनमें कहीं कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक, तो ये हो गया जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। लिखेंगे दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, इसको भी ओम्स लॉ बोलते हैं। तो ओम्स लॉ इट इज नॉट लाइक दैट कि ओम्स लॉ आपका हमेशा V इज इक्वल टू IR ही होगा, ये भी आपका ओम्स लॉ कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आपको नोट करना पड़ेगा। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कि किसी भी कंडक्टर में ऐसा होता क्यों है। जब हमने बोल दिया कंडक्टर के बारे में कि कंडक्टर वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को बड़े आसानी से फ्लो होने देते हैं, तो वो वाले सब्सटेंस होते हैं कंडक्टर।
तो फिर रेसिस्टेंस का क्या मतलब, ऐसा क्या हो जाता है कि वो बीच में थोड़ा थोड़ा करंट को रेसिस्ट भी करने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा करंट को वो कंज्यूम भी करने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, करंट में ऑब्स्ट्रक्शन क्यों पैदा करते हैं वो, तो ये देखना है हमको। तो इसमें आप नोट करेंगे, इसमें थोड़ा है, ज़्यादा पॉइंट्स हैं, 8-10 पॉइंट हैं, नोट करना, लेकिन सिक्वेंशियल है, आपको समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग है। कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, कि रेसिस्टेंस होता ही क्यों है, लिखेंगे collisions are the basic cause of resistance. collisions are the collisions are the basic cause of collisions are the basic cause of resistance, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, when a potential difference is applied across a conductor, when a potential difference is applied across when a potential difference is applied across a conductor, comma, its free electrons get accelerated, its free electrons get accelerated। पहले नोट कर लीजिए, फिर कुछ बच्चों को तो नोट करते करते ही समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं आएगा मैं बताऊंगा आपको, कहानी की तरह समझ में आ जाएगा ये। उसके बाद अगला देखेंगे, ऑन देयर वे दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद द पॉजिटिव मेटल आयंस, ऑन देयर वे they frequently collide with the positive, on their way they frequently collide। बेटा दिखाई दे रहा है नीचे तक? नहीं, एक मिनट, मैं जरा कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ। अभी दिखाई दे रहा है ना सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है। On their way they frequently collide with the positive metal ions, on their way they frequently collide with the positive metal ions, that is their motion is opposed, that is their motion is, that is their motion is opposed, and this opposition to the flow of electrons is called resistance, and this opposition to the flow of electrons is called resistance। To the flow of electrons is called resistance। ये एक कंडक्टर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो वायर से कनेक्टेड है, तो ये भी पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया। उसके बाद हमने कहा कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड की तरफ ही तो जाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स।
और ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एक दूसरे एटम जब एक दूसरे से टकराता है तो उसमें जब वो टकराने की वजह से जब वो हॉप करते रहते हैं एक एटम से दूसरे एटम तक, तो ये वो वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ऐसा तो है नहीं ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो इसका मतलब और कोई है ही नहीं इस दुनिया में, बस इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तो है नहीं। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव आयंस भी तो होंगे रास्ते में कुछ, जो इस पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल हो रहे होंगे। तो वो जो पॉजिटिव आयंस है उन पॉजिटिव आयंस से भी ये टकराएंगे, तो जो इनकी स्पीड है, जो इनका फ्लो है, वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होगा, कहीं ना कहीं वो जो फ्लो है उस फ्लो में थोड़ी बहुत रुकावट आएगी। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो रुकावट आती है, जो ऑपोजिशन आती है, उसी रुकावट को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। बताइए सभी को समझ में आ गया बेटा? 3-4 पॉइंट्स थे, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। तो दिस वाज कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। उसके बाद अगला लिखेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे, व्हाई अलॉयज ऑफ मेटल्स हैव हायर रेसिस्टिविटी। क्वेश्चन नोट करेंगे ये वाला, व्हाई अलॉयज ऑफ मेटल्स हैव, ये भी थ्योरेटिकल है, हैव हायर रेसिस्टिविटी देन देयर constituent metals। कि जिस मेटल का कोई अलॉय है, अब अलॉय बनता कैसे है, मेटल के अंदर कोई इंप्योरिटी ऐड कर दी। इंप्योरिटी का मतलब गंदगी नहीं होता, इंप्योरिटी का मतलब ये है कि उसके अंदर दूसरे टाइप का कोई सब्सटेंस हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब किसी मेटल के अंदर कोई इंप्योरिटी ऐड करते हैं, इंप्योरिटी ऐड करते हैं किस लिए? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो कहलाता है अलॉय। अब अलॉय को जब इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करा जाता है तो वो पर्टिकुलरली वहां यूज करा जाता है जहां पर हायर रेसिस्टेंस की जरूरत है, जहां पर करंट को बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करने की जरूरत है, ठीक। तो ऐसा क्या है कि उनकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। हमने ये बताया, हमें हमें यूज तो मालूम है, हम ये 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि निक्रोम एक अलॉय होता है, टंगस्टन एक अलॉय होता है। तो ये जो अलॉयज हैं, ये अलॉयज को हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पर हमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने की जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक हीटर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन। तो वहां पर निक्रोम अलॉय, टंगस्टन अलॉय ये यूज करे जाते हैं, करंट को वो रोकते हैं अपने अंदर। तो करंट को रोकते हैं, अब करंट है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह बांध दिया, एक जगह रोक दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स तो लगातार आपस में ही टकराने लगेंगे ना, और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। तो जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और टकराए जाएंगे, और आपने क्या करा, आपने अलॉय यूज करके उनको जबरदस्ती बांध दिया एक जगह, वो बंधने के लिए तो नहीं बने ना, तो वो लगातार टकराते ही जाएंगे, वो लगातार टकराते जाएंगे, और जब वो लगातार टकराएंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हीट जनरेट होगी। और यही रीजन है कि हमारा जो मेटल प्लेट है उसका, इलेक्ट्रिक आयरन का, वो गर्म हो जाता है, हम अपने कपड़ों को बड़े आराम से प्रेस कर लेते हैं। या हम रूम हीटर की बात करें तो हमारा रूम जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये तो मुझे मालूम है कि अलॉय का इस तरीके से यूज होता है, लेकिन अलॉय में ऐसा क्या होता है कि उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है, तो उसका रीजन लिखेंगे। देखिएगा, वही 4-5 पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा, तो पॉइंट्स में लिखें, इन एन अलॉय एग्जांपल, इन एन अलॉय एग्जांपल निक्रोम, एग्जांपल निक्रोम made from nickel and chromium, निकल एंड क्रोमियम, मेड फ्रॉम निकल एंड क्रोमियम, निकल और क्रोमियम के मिलने से निक्रोम अलॉय बनता है। द आयंस
Na2 plus and Cr3 plus have different charge and size. आगे इस तरफ लिख रहा हूं लेफ्ट साइड में, have different charge and size. Different charge and size. Next point, different charge and size. Next point, they occupy random locations relative to each other. They occupy random locations relative to each other. To form a regular crystalline lattice. To form a regular crystalline lattice. अभी एक्सप्लेन करूंगा, नोट करिए बस. To form a regular crystalline lattice. Next point. An electron therefore passes through a very random medium. An electron therefore passes through a very random medium. Passes through a very random medium and is very frequently deflected. And is very frequently deflected. And is very frequently deflected. Next point. So there is a small relaxation time. So there is a small relaxation time and hence large resistivity. And hence large resistivity. Rho is equal to m upon ne square tau. देखिएगा क्या होता है कि जैसे मैं किसी भी अलॉय की बात करूं तो एक मैंने अलॉय लिया निकल क्रोमियम अलॉय, जिसको हम बोल देते हैं कॉमन लैंग्वेज में निक्रोम बोल देते हैं. दोनों का कॉम्बिनेशन है निकल और क्रोमियम, तो हमने उसको बोल दिया निक्रोम. तो निक्रोम अलॉय के केस में क्या होता है कि क्या है कि दो जो आयंस हैं दोनों के जो कैटायन हैं, जैसे कि निक्रोम का हो गया Na2 प्लस और क्रोमियम का हो गया Cr3 प्लस, दोनों ही कैटायंस हैं, इनको मिक्स करा जाता है. और आप ये जानते हैं कि देखिए आप ये कहोगे कि यार ये भी कैटायन है ये भी कैटायन है, कैसे मिक्स हो गया, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो गया. देखिए मैं कंपाउंड नहीं बना रहा, मैं मिक्सचर बना रहा हूँ. और मिक्सचर में सेम टाइप के एलिमेंट्स को भी हम बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं. सेम टाइप के एलिमेंट्स मतलब ये भी कैटायन है और ये भी कैटायन है. तो आप ये कहेंगे एनायन एनायन तो बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं उसको. कैटायन और एनायन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. लेकिन कैटायन कैटायन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, वो हमें पता है. लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी अलॉयज होते हैं वो कोई कंपाउंड नहीं होते, उनका कोई केमिकल नेम नहीं होता, वो मिक्सचर होते हैं. तो इसका मतलब मैंने इनको मिक्स कर दिया. अब जब हमने इनको मिक्स करा तो इसका तो हो गया
2+, इसकी तो 2+ वैलेंसी है, यानी कि इसका अलग तरीके का स्ट्रक्चर है और क्रोमियम का अलग तरीके का स्ट्रक्चर है। तो होता क्या है कि एक रेगुलर लैटिस बनाने के लिए, लैटिस मतलब स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो निक्रोम का स्ट्रक्चर होता है, तो एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये जो दोनों तरीके के आयंस है ना, ये अलग 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 लोकेशंस पर रैंडमली कहीं भी सेट हो जाते हैं। ठीक, अब जब ये रैंडमली सेट हो गए कहीं पर भी, तो जो इलेक्ट्रॉन है, जब हम इनके थ्रू करंट पास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को कभी तो टकराना पड़ेगा इस तरह के पॉजिटिव आयन से। हमने बोला था ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, व्हाट कॉजेज रेसिस्टेंस, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव आयन से टकराता रहता है, और जब पॉजिटिव आयन से टकराता है तो उसका जो फ्लो है उसकी स्पीड कम हो जाती है, एंड दिस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेसिस्टेंस। अब क्या है कि यहाँ पर, वहां पर तो सिर्फ एक ही तरीके का उनको कैटायन मिल रहा था, यहाँ पर मिल रहे हैं दो अलग अलग तरीके के कैटायन, एक कभी मिल जाता है निकल का, कभी मिल जाता है क्रोमियम का। तो इनको अलग और रैंडम लोकेशंस पर हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, रैंडम लोकेशन पर बैठे हुए हैं। तो ये बेचारे इलेक्ट्रॉन बार 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 टकराते ही रहते हैं, टकराते ही रहते हैं। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट कोलिजन होती है इनकी, ये लिखा है ना, एंड दे वेरी फ्रीक्वेंटली डिफ्लेक्टेड, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली उनका डिफ्लेक्शन होता रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट उनकी कोलिजन है। तो उनको रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं मिलता, रिलैक्सेशन टाइम बिल्कुल उनका खत्म हो जाता है। और रिलैक्सेशन टाइम जितना कम होता चला जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम इज टाउ, उतनी ही रेसिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, बिकॉज रेसिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि कोई भी अलॉय जो है उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हायर होती है। मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। सभी को क्लियर है बेटा, बताइए। सभी को क्लियर है या नहीं, बताइए। यस सर। अरे बाकी बच्चे सो गए क्या? आज मैंने क्लास थोड़ा लेट रख दी भाई, तुम्हें तो नींद आ रही है सबको, आवाज ही नहीं आ रही उधर से किसी की। ये प्रबल तो पक्का सो गया, इसकी आवाज नहीं आई। आर्यन डिग्गल भी गया है ना, और एकांश और ईशान, इनको भी नींद आ रही है बड़ी भयंकर। सर मैं भी सो गया था अभी। सो गया थे पक्का? सर आपने मेरे को ही बुलाया क्या? हाँ बिल्कुल सही में, समझ में आ गई बेटा, नींद आ गई। सर वो आधी सी नींद थी। चलो ठीक है, वो ढींगरा तो सो ही गया, उसका मैसेज आया हुआ था ओके सर, अभी उसने ज्वाइन नहीं करा है। चलिए ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, कॉज ऑफ रेसिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये देखा कि जो अलॉयज होते हैं, अलॉयज की रेसिस्टिविटी हायर क्यों होती है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खैर कल करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा, वो भी बड़ा समझने वाली चीज है कि ऐसा क्या है कि मैंने, मान लो कितना भी किलोमीटर लंबा तार क्यों ना हो, कितना भी किलोमीटर लंबा, मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और एक बंदा दिल्ली में बैठा हुआ है, और मैंने यहाँ पर करंट ऑन करा और वहां पर लाइट एकदम ऑन हो जाती है, तो ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है, इसका रीजन भी तो होता होगा कुछ। हम ये कह देंगे नहीं नहीं नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बड़ा फास्ट होता है ना, इस वजह से एकदम से लाइट जल जाती है। मैंने यहाँ पर ऑन करा तो सेम वायर है, यहाँ से लेकर मेरठ तक सेम वायरिंग हो रखी है, तो मेरठ की लाइट एकदम ऑन हो गई, गाजियाबाद से ऑन करती। तो ये तो खैर वैसी फालतू की बात हो गई, लेकिन इसका भी प्रॉपर एक रीजन है। इसको कल करते हैं, कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट कल करेंगे आगे कंटिन्यू। आपकी जो क्लास है फिजिक्स की वो शाम को होगी अपना 5:30 बजे के टाइम पर। दूसरा, 2 बजे आपका टेस्ट है, 2:30 बजे पहले बोला था, 2 बजे आपका टेस्ट है मैथ्स का, और सिर्फ मैट्रिसेस का है, तो एक वो आप प्रिपेयर रखिएगा। और क्या बोल रहा था मैं, और बस यही, और कुछ नहीं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स का नहीं है? नहीं डिटर्मिनेंट्स का नहीं, सिर्फ मैट्रिसेस का ले रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, चलिए जी, ओके। सर नमस्ते। नमस्ते। Thank you, sir. ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।